ये कहानी है एक 16 साल के अनाथ एंग्लो इंडियन लड़के की, जिसके माता पिता वो जब छोटा था तब ही गुजर गए थे और अब वो अपने अंकल और आंटी के साथ रहता है। उसके अंकल, जो कि एक ब्रिटिश मिशनरी हैं, वो बहुत ही सख्त स्वभाव के आदमी हैं। उन्होंने रस्टी को बंदिशों में रखा है। इस कहानी में हम जानेंगे कि वो कैसे अपने अंकल के चंगुल से भागता है, अपनी लाइफ में आगे क्या करता है। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई द रूम ऑन द रूफ। एक पीले रंग का लड़का, जिसकी आंखें नीली भूरी और बाल गोरे थे, वह पहाड़ों से निकलती हुई सड़क पर पैदल चल रहा था। हल्की बारिश हवा के साथ बह रही थी, जिससे देखने में पहाड़ और भी खूबसूरत लग रहे थे। इस सुहाने मौसम ने लड़के की निराशा भरी आंखों में मुस्कान ला दी थी। लड़का सड़क से पैदल अपने घर देहरा जा रहा था। वह देहरा से जितना दूर जाता उतना ही खुश रहता, पर अब वह लौटकर वापस अपने घर जा रहा था। इस सुहाने मौसम में वह सड़क पर चलता जा रहा था। घर अभी 3 मील दूर था। उसे अपने पीछे से साइकिल की आवाज आई। साइकिल सवार ने एक यूरोपियन लड़के को देखा तो वह रुक गया और खुद की पहचान बताते हुए बोला, हेलो। यह सोमी था। सोमी एक पंजाबी लड़का है जो आगे चलकर इस लड़के का बहुत अच्छा दोस्त बनेगा। सोमी बोला, क्या मैं तुम्हें साइकिल से घर छोड़ दूं? लड़का बोला, नहीं। पर सोमी की जिद करने पर और बारिश भी अब बहुत तेजी से होने लगी थी, तो वह लड़का मान गया और साइकिल पर बैठ गया। वे दोनों बातें करते हुए कुछ आगे पहुंचे तो उन्हें रणबीर मिल गया और वह सोमी का एक दोस्त। वह भी साइकिल पर सवार हो गया। तीनों चल पड़े। आगे बढ़े तो कोई अपना हाथ बड़ी जोरों से हिलाता और साइकिल रोकने का इशारा कर रहा था। साइकिल रुकी। यह सूरी था, सोमी का एक और दोस्त। पर सोमी ने साइकिल पर बैठने को मना कर दिया, पर सूरी फिर भी साइकिल पर बैठ गया। अब साइकिल थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी होकर चलने लगी। एक बार तो गिरते गिरते बची। अब तक लड़के का घर आ गया और वह साइकिल से उतरा। सोमी ने उसे कभी बाजार में आकर मिलने को पूछा। उस लड़के ने हाँ कहा। फिर वह अपने घर को चला। सोमी चिल्लाया, ना नाम तो बताओ। लड़का भी चिल्लाया, रस्टी। जैसे जैसे वह अपने घर के पास पहुंचता, दुखी हुआ जा रहा था। आश्चर्य और घृणा से और ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा था। घर पर बगीचे में बैठे हुए मिस्टर हैरिसन और उनकी पत्नी बातचीत कर रहे थे। मिस्टर हैरिसन कहते हैं, अब रस्टी का स्कूल भी पूरा हो चुका है, तो रस्टी का अब क्या किया जाए? हैरिसन की पत्नी बोलती है कि मैं अब उससे घर के और बगीचे के कुछ काम करवाऊंगी। दिन के समय खाना खाते हुए मिस्टर हैरिसन रस्टी को बताते हैं कि वो दिल्ली जा रहे हैं। रस्टी ने सवाल पूछा, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रस्टी उनसे कभी बहस नहीं करता था। मिस्टर हैरिसन रस्टी के पिता के चचेरे भाई थे। उन्होंने रस्टी के माता पिता की मृत्यु के बाद रस्टी के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने उसे महंगे यूरोपियन स्कूल में पढ़ाया, उसकी सारी जरूरतों को पूरा किया और उस घर में एक नौकर भी था। मिस्टर हैरिसन का घर देहरादून के यूरोपियन इलाके में था, जहाँ बाकी सभी घरों की तरह वह घर भी अंग्रेजी शैली में बना हुआ था। साफ सुथरे बगीचे और दरवाजों पे नेम प्लेट लगी हुई थी। पर रस्टी को देहरादून का सबसे आकर्षक वस्तु जो लगती थी वो थी वहाँ की बाजार, जहाँ हैरिसन की पत्नी ने उसे जाने से मना किया हुआ है और रस्टी कभी बाजार नहीं गया। अगर गया भी तो अपने सपनों में। हैरिसन और उनके पड़ोसियों के लिए खिलते चेरी के पेड़ों वाला इलाका भारत और ऐसी जगहों की वह बात भी नहीं करते थे। इस समुदाय में ज्यादातर लोग बुजुर्ग थे, बाकी सब आजादी के बाद यहाँ से चले गए। पर रस्टी और उसके गार्जियन नहीं गए, क्योंकि उनका व्यापार यहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा था। रस्टी इस समुदाय का सबसे जवान व्यक्ति था, इसलिए सबका ध्यान उसी पर रहता था। और रस्टी सड़क के किनारे चलते रहता और अपने भविष्य के बारे में सोचते रहता। रस्टी ज्यादातर समय ड्रेसिंग टेबल के सामने खुद को निहारता हुआ निकालता था। वह 16 साल का था, खुद को बेहद आकर्षक समझता था। आज की सुबह कुछ ठंडी थी। जब तक सूरज पहाड़ी से ऊपर न निकल आया तब तक घाटी में शांति थी। कोहरा उठ रहा, जमीन ओस से गीली थी। एक मैदान में रणबीर और कुछ अन्य युवक कुश्ती कर रहे थे। सोमी अपने बाल खोल धूप में बैठा हुआ। सूरी अभी भी कंबल में सोया हुआ था। मिस्टर हैरिसन दिल्ली जाने के लिए गाड़ी पे बैठते हैं और रस्टी गेट पर खड़ा उन्हें जाते हुए देख रहा था और वो गेट पर तब तक खड़ा रहा जब तक कि मिस्टर हैरिसन की गाड़ी उसकी आंखों से ओझल नहीं हुई और वह खड़े खड़े यह भी सोच रहा था कि आज उसके पास मौका है, वह
यह सोच ही रहा था कि उसे मिसेस हैरिसन ने बगीचे से आवाज लगाई वहां आकर उसकी मदद करे, पर आज रस्टी ने हिम्मत करके उनको काम करने के लिए मना कर दिया और कहा मैं थोड़ा घूमने जा रहा हूँ। यह कहते हुए वह सड़क की ओर बढ़ा, पर उसे अभी भी यह डर था कि कहीं वो उसे वापस न बुला ले। लेकिन हैरिसन की पत्नी थोड़ा दयावान थी, तो वह बोलती है कि जाओ और समय से घर वापस आ जाना। ये सुनकर रस्टी ने अपने चलने की रफ्तार को बढ़ाया और आज वह रोज की दिशा को छोड़कर किसी नई दिशा की ओर चल रहा था और ये दिशा जाती थी बाजार की ओर और वह बड़ी तेजी से चला। झोपड़ियों की कतार को पार करता है, फिर वह व्यापारिक क्षेत्र में पहुंचता है जहां देहरा का पश्चिमी शॉपिंग सेंटर था, जहां पर यूरोपियन, अमीर भारतीय और मसूरी जाने वाले अमेरिकी पर्यटक बढ़िया रेस्तरां में खाना खाने आते थे। रस्टी शॉपिंग सेंटर से तेजी से निकल गया, जहाँ से थोड़ा आगे बाजार था, पर घंटा घर पहुंचकर वो काफी डरा हुआ था क्योंकि इससे आगे जाना उसे सख्त मना था। लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने को प्रेरित किया और वो आगे बढ़ा और पहुंचा बाजार, जहाँ पर भारत और भारतीय जीवन की शुरुआत होती है। सड़क गर्म और तंग थी, विक्रेताओं की चीख पुकार और मवेशियों, और बाजार में बच्चे गलियों में सिक्कों से जुआ खेल रहे हैं। भीड़ में बड़े आराम से चलती जा रही है। लाउडस्पीकर से तेज तेज आवाजें आ रही हैं, लेकिन इन सब का रस्टी को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। वह आगे बढ़ा तो उसने देखा फलों की, सब्जियों की दुकानें हैं, चाय और पान की दुकानें हैं, एक जगह ज्योतिषी का मंच लगा हुआ है, खिलौनों की दुकानें हैं और एक दरवाजे से धुएं के बादल निकल रहे थे। रस्टी उस दुकान की तरफ चला गया और वहीं दूसरी तरफ से सोमी साइकिल पर चला आ रहा था। उसने रस्टी को नहीं देखा और एक गाय को बचाते बचाते उसने रस्टी को साइकिल से टक्कर मार दी और उसे नाले में गिरा दिया। सोमी ने उसे हाथ देकर उठाया और उसकी इस हालत को देखकर वह हंसने लगा। सोमी ने रस्टी से माफी मांगी और साथ में चाट खाने को कहा। दोनों चाट खाने दुकान पर गए। सोमी ने रस्टी को समझाया कि ये 2 टिक्कियां हैं, इन्हें खाओ। रस्टी ने खाई और उसे यह बहुत स्वादिष्ट लगी, इतनी स्वादिष्ट कि दोनों ने एक एक चाट फिर से मंगा ली। रस्टी अपने घर आ गया। घर पर हैरिसन की पत्नी रस्टी से मुस्कान के साथ पूछती है कि तुम कहाँ थे, आओ नींबू पानी पी लो। रस्टी मना करके उनका दिल नहीं दुखाना चाहता था, तो वह नींबू पानी लेने रसोई में चला गया, पर चाट के स्वाद के सामने उसे नींबू पानी का स्वाद कुछ भी नहीं लग रहा था। फिर वह बिस्तर पर लेट गया और नई कल्पनाएं बुनने लगा और वह अगले दिन फिर से चाट खाने बाजार की ओर जाने के बारे में सोचने लगा। अगले दिन वह फिर से बाजार की ओर गया। सोमी के साथ बाजार में चाट खाते हुए रस्टी को रणबीर दिखा। रणबीर से रस्टी साइकिल की सवारी करते समय मिला था और रणबीर भी उनके साथ चाट खाने बैठ जाता है। बातों ही बातों में रणबीर रस्टी से पूछता है कि क्या तुम कल होली खेलने आओगे। रस्टी पहले मना करता है क्योंकि उसे डर था कि मिस्टर हैरिसन को अगर यह पता लगा तो वह उसे छोड़ेंगे नहीं, पर कल होली खेलने आने को हाँ कह देता है। तो रणबीर रस्टी से कहता है कि वह सुबह सामने वाले जंगल में मिलेगा। इसके बाद रस्टी घर को लौटा। वह प्रसन्न था और कल को होने वाली होली के बारे में उत्साहित भी था, पर जैसे ही वह घर के गेट पर पहुंचा तो उसे मिस्टर हैरिसन की गाड़ी दिख गई और उसके शरीर में भय की एक लहर दौड़ पड़ी। अंदर जाके उसने मिस्टर हैरिसन का अभिवादन किया। हैरिसन ने पूछा, आज दिन भर कहाँ था? रस्टी बोला कि वह घूमने गया था। हैरिसन ने उससे पूछा कि क्या तुम बाजार गए थे? रस्टी झूठ न बोल पाया और उसने माफी मांगी, पर हैरिसन को लगा माफी मांगना काफी नहीं होगा। उन्होंने अलमारी में रखा लचीला बेत का डंडा उठाया और रस्टी को सोफे में झुक जाने को कहा। रस्टी झुका और हैरिसन ने मारना शुरू किया। मार इतनी तेज थी कि रस्टी की चीखें निकल गई। वह अपने कमरे की ओर भागा। उसने खुद को शीशे में देखा तो जहाँ जहाँ चोट आई थी वहाँ पर नीला निशान बन गया और कुछ जगहों से खून आ रहा था। रस्टी उसी दर्द भरी अवस्था में बिस्तर पर लेट गया और रात भर वहीं पड़ा रहा। उसे रणबीर से किया हुआ वादा याद आ रहा था कि वह सुबह हुई। दूर से ढोल की आवाज आ रही है। रस्टी की नींद खुली और वह उठा। उसने सोचा अगर वह होली खेलने फिर से उसी जगह गया तो हैरिसन फिर मारेंगे। वह कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने निर्णय लिया। उसने अपने कपड़े और जूते
पुराने पहन लिए ताकि वह जब घर आए किसी को पता न लगे कि वह कहाँ गया था। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और खिड़की से बाहर आकर पहाड़ी की ओर भाग गया। उसे रणबीर मिला। रणबीर अपने हाथों में रंग लाया था और उसने उस रंग को रस्टी के मुंह में लगा दिया। रस्टी यह देखकर समझ ही रहा था कि क्या हो रहा है। रणबीर ने उसे गले लगाकर कहा, होली मुबारक। वह दोनों बाजार की तरफ भागे जहाँ सब लोग होली खेल रहे थे। रस्टी को कुछ बच्चों के समूह ने घेर लिया। किसी ने उसे रंगों से, किसी ने पिचकारियों में भरे रंग बिरंगे पानी से उसे भूत बना दिया। कुछ बच्चों ने तो खींचकर उसकी शर्ट ही फाड़ दी। इसी तरह रंगों से खेलने में कब शाम हो गई रस्टी को पता ही नहीं लगा। वह घर की ओर भागा। पूरे रंगों से भीगा रस्टी एक भारतीय बच्चों जैसा लग रहा था, जिस कारण उसके अंकल उसे पहचान नहीं पाए और उससे पूछने लगे कि वह कौन है। जब रस्टी ने उन्हें हेलो बोला तब वह उसे पहचान पाए। अंकल ने देखा कि रस्टी पूरा रंगों में भीगा हुआ है। इससे उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। अब वह रस्टी को फिर से मारने दौड़े, पर इस बार रस्टी ने उनका विरोध किया और उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया। वह उनके सीने पर बैठ गया और उन्हें मुक्कों से मारने लगा। रस्टी को होश ही नहीं था कि वो कर क्या रहा है। जब हैरिसन की पत्नी ने उसे चिल्लाकर पुकारा तब वह होश में आया और जोर जोर से हंसता हुआ वहां से भाग आया। वह बाजार की ओर भाग रहा था। रास्ता बिल्कुल शांत था। बाजार जहाँ पर दिन में बहुत भीड़ होती है, अभी वहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ था। अब रस्टी थक गया था। वह भूखा भी था और कल की मार का दर्द अब वापस आ रहा है। कपड़े भी फटे हुए हैं और उसे ठंड लग रही है और अब बारिश भी शुरू हो गई है। रस्टी अब बेंच के नीचे छिप गया है। बारिश बंद होने के बाद वह दुकान के एक कोने में सिमटकर सोने की कोशिश कर रहा है। रस्टी को जैसे तैसे नींद आई। सुबह हुई। रस्टी तब तक नहीं उठा जब तक सूरज की तेज किरणें उस पर न पड़ी। सुबह सुबह सोमी नहा धोकर बाजार आया तो उसे वहाँ रस्टी मिला। उसने पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है। होली तो कल ही खत्म हो गई है। रस्टी ने सोमी को बताया उसके साथ घर में क्या हुआ और वह घर छोड़कर भाग आया है। सोमी उसे अपने घर ले गया और रस्टी से कहता है कि वह उसके साथ रह ले। रस्टी रास्ते में उससे पूछता है कि क्या वह उसे कहीं नौकरी पर लगा सकता है। सोमी बोलता है अभी पहले उसके घर चलकर कुछ खा ले और आराम कर ले, फिर वह नौकरी को देखेगा। सोमी के पिता दिल्ली में काम करते हैं और उसकी मम्मी अभी घर पर नहीं है, वह सब्जी लेने गई है। सोमी रस्टी के लिए सफेद कुर्ता पैजामा ले आता है और रस्टी बचे हुए पूरे दिन और रात भर सोता रहता है। सुबह सोमी उसे जगाता है, उसे नहाने ले जाता है। रस्टी को नल के ठंडे पानी से नहाकर बहुत ठंड लगती है। नहा धोकर सोमी रस्टी को बताता है कि उसने उसकी नौकरी की बात मिस्टर कपूर के पास करी है। उनका एक बेटा है किशन, जिसको रस्टी ट्यूशन पढ़ा सकता है। दिन के समय सोमी घर वापस आता है और रस्टी को बताता है कि उन्हें शाम को मिस्टर कपूर के यहाँ जाना है रस्टी की नौकरी की बात करने के लिए। उनके घर में पार्टी चल रही थी। मिस्टर कपूर ने बहुत शराब पी रखी थी, जिस वजह से रस्टी को उनसे अच्छे से बात करने का मौका ही नहीं मिला। तो सोमी कहता है कि वह कल शाम फिर से इनसे मिलने आएंगे। रस्टी बोलता है कि अगर कल भी मिस्टर कपूर नशे में हुए तो वह क्या करेंगे। तो सोमी बोलता है तो फिर हम मिस मीना, जो कि उनकी पत्नी है, उनसे बात करेंगे। सोमी रस्टी को कहता है कि कल हम बाजार जाएंगे। रणबीर उसे याद कर रहा था। अगले दिन वह दोनों बाजार गए। चाट की दुकान पर उन्हें रणबीर मिला। रणबीर कुश्ती खेलता था। उसका शरीर जितना मजबूत था उतना ही उसका दिल दयालु था। रणबीर ने रस्टी से माफी मांगी क्योंकि उसकी वजह से उसको अपने घर से भागना पड़ा। रस्टी उससे कहता है कि उसने तो उसकी मदद करी है। वह बात कर ही रहे थे कि धुएं के पीछे से एक आवाज आई। यह आवाज किशन की थी। किशन जिसको रस्टी ट्यूशन देने वाला था। सोमी किशन को रस्टी से मिलवाता है। किशन बोलता है कि पिताजी ने कल बताया था तुम्हारे बारे में। वह बोलता है कि मैं तुम्हें अपना शिक्षक बनने दूंगा अगर तुम मुझसे ज्यादा मेहनत न करवाओ। रस्टी क्या करता, उसको तो नौकरी चाहिए थी। वह हाँ बोल देता है। शाम को किशन और रस्टी घर पहुँचे। घर पहुँचते ही मिस मीना ने किशन को पीटना शुरू कर दिया और पूछने लगी कि तुमने सारे पैसे कहाँ उड़ा दिए। रस्टी किशन से पूछता है कि तुम किस सब्जेक्ट से पढ़ाई की शुरुआत करना चाहोगे। इस बात को बदलते हुए किशन रस्टी से पूछता है कि तुम बनना क्या
चाहते हो? तो रस्टी बोलता है मैं एक लेखक बनना चाहता हूँ। किशन कहता है कि तुम एक महान लेखक बनोगे। ऐसी ही फालतू की बातें करते करते ट्यूशन का समय निकल गया। अब रस्टी और मिस्टर कपूर का पूरा परिवार चाट खाने बाजार गया, जहाँ पर मिस्टर कपूर नशे की हालत में चाट की दुकान को घर ले जाने की बात करते हैं और इन बातों का किशन पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि उसको इन सब बातों की आदत है। पर मिसेस मीना मिस्टर कपूर को खींचते हुए गाड़ी में बिठाकर घर ले गई और किशन अपनी चाट खाने में व्यस्त था। उसे अपने पिता के व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रस्टी भी उसके साथ बैठकर चाट खाने लगा। फिर वो दोनों घूमने निकल गए और किशन ने रस्टी से पूछा कि तुम सूरी की तरह इतने गोरे क्यों हो? रस्टी ने पूछा सूरी गोरा क्यों है? किशन ने कहा क्योंकि वह कश्मीरी है और कश्मीरी गोरे होते हैं। रस्टी ने कहा मैं गोरा हूँ क्योंकि मैं एक अंग्रेज हूँ। किशन ने कहा पर तुम लगते तो नहीं हो। रस्टी ने कहा मुझे नहीं पता, मैंने अपने माता पिता को कभी नहीं देखा। रस्टी किशन से पूछता है क्या तुम मेरे सच्चे दोस्त हो? तो किशन बोलता है हाँ। तो रस्टी कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम किसी को मत बताना। किशन हामी भरता है। रस्टी कहता है मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता हूँ। किशन आश्चर्य से कहता है कि वह तो एक बूढ़ी महिला है और शादीशुदा भी है। मजाक मत करो रस्टी। रस्टी किशन से माफी मांगता है कि वह बस मजाक कर रहा था। अब गर्मियाँ आ गई थी और आज पिकनिक का दिन था। मिस्टर कपूर ने 2 बोतलें गाड़ी में छुपा ली, पर मिसेस मीना ने उन्हें चुपके से निकालकर घर में रख दिया। सूरी ने कंधों पर एक कैमरा लटका रखा था। किशन ने गोरखा टोपी पहनी थी। रस्टी ने स्टील के नॉब वाली मजबूत मोटी चमड़े की बेल्ट बांधी हुई थी। मिसेस मीना ने जल्दी से कपड़े पहने, पर वह फिर भी अच्छी दिख रही थी। सब गाड़ी में बैठे। गाड़ी एक जगह जाकर रुक गई जहाँ पर बहुत ज्यादा पानी था। सब ने उसे धक्का देकर बाहर निकाला, पर गाड़ी चली नहीं और सब ने निर्णय लिया कि वो यहीं पर पिकनिक मनाएंगे और सब नदी में नहाने भागे। मीना खाने की तैयारी में लग गई और कुछ समय बाद उसने सबको पुकारा कि वह पानी से बाहर आए और खाना खा ले। खाने के बाद सब ने दोपहर की झपकी ली। मिस्टर कपूर अभी भी कार के इंजन को सही करने में लगे हुए थे और अब उसे क्रोध आ रहा था क्योंकि उसने अभी तक एक बूंद भी शराब नहीं पी थी। मीना थोड़ा जंगल में घूमने निकली। रस्टी उसके पीछे चल दिया। दोनों ने अपने मन में पल रहे प्यार को एक दूसरे के सामने अभिव्यक्त करते हैं। रस्टी के मन में एक इच्छा आई कि वह शहर से भाग जाए और मीना के साथ इसी जंगल में रहने लगे। आज मीना भी खुद को स्वतंत्र महसूस कर रही थी और यहाँ कपूर ने गाड़ी स्टार्ट कर ली थी और उसने सबको बुलाया, पर अब सूरी गायब था और उसका कुत्ता भी। सब सूरी को पुकार रहे थे पर वह बोला नहीं। तभी सबने नाटक किया कि वह जाने लगे हैं। तब सूरी जंगल से भागता हुआ आया और वो सब बैठकर कार में शहर की ओर चले गए। आज रस्टी मिस्टर हैरिसन से शहर में मिला। हैरिसन उसे अनदेखा करना चाह रहे थे, पर रस्टी उसकी कार के सामने आ खड़ा हुआ। उन्होंने बातचीत की। रस्टी ने बताया कि उसे अब एक नौकरी मिल गई है और उसके कई दोस्त भी हैं। हैरिसन को इन सब बातों को सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह अब करता भी क्या। रस्टी अब उनके साथ नहीं रहता है। वो अब बड़ा हो गया है और अब स्वतंत्र भी है, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। मीना रस्टी के बाल काट रही थी और किशन रस्टी का मजाक बना रहा था और खूब हंस रहा था। वह रस्टी को बताती है कि वह मिस्टर कपूर के किसी काम से दिल्ली जा रहे हैं और किशन को नहीं ले जा रहे हैं, तो तुम उसका ख्याल रखना। और वे उन्हें 70 रुपए देने की बात करती है जिससे कि वे अपना खर्चा चला सके। रस्टी के चेहरे के मुहासे भी अब गायब हो गए थे। सभी लोगों ने उसे अलग अलग उपाय बताए, पर रस्टी का ख्याल था कि ये सब प्यार में पड़ने का कमाल है। कपूर मीना से गुस्सा था क्योंकि वह उसे नौकरी के लिए दिल्ली ले जा रही थी। वह दोनों दिल्ली चले गए, पर रस्टी को मीना की बहुत याद आ रही थी। वह पत्र लिखना चाहता था, पर रात के समय अंधेरा था और कमरे में लाइट भी नहीं थी, लिख नहीं पाया। अब सूरी भी मसूरी जा रहा था। उसने शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी हुई थी। घर आकर रस्टी और किशन कमरे पर आराम कर रहे थे। आज की रात रस्टी को बहुत डर लग रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा तूफान और साथ में ओले पड़ रहे थे। रस्टी और किशन दोनों डर के मारे साथ में ही सो गए। सुबह हुई। किशन ने देखा डाकिया आया है। उसे लगा मीना का टेलीग्राम आया होगा, पर वह मौसी का टेलीग्राम था। रस्टी ने उसे पढ़ा और चुपचाप फर्श को घूरने लगा। किशन ने पूछा क्या हुआ, क्या लिखा है? तो रस्टी बड़ी हिम्मत कर बोला कि कार का एक्सीडेंट हो गया है, कि मीना की मृत्यु हो गई है और अब तुम्हें हरिद्वार
बार अपनी मौसी के पास जाना है। किशन कुछ नहीं बोला और रस्टी ने उसे गले लगाया। दोनों जोर जोर से रोने लगे। किशन की मौसी उसे लेने आ गई और उसने रस्टी को 100 रुपए दिए जो कपूर ने देने को कहे थे। किशन अपनी मौसी के साथ तांगे में बैठकर जा रहा था। रस्टी ने उसे वादा किया कि वह उससे मिलने आएगा जब उसके पास समय होगा। किशन चला गया। अब रस्टी को फिर से अकेलापन महसूस हो रहा था। रस्टी उसी कमरे में पड़ा रहता, मीना और किशन को याद करता रहता था। एक दिन सोमी उसके पास आया और बोला, तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, तुम मेरे घर चलो। सोमी रस्टी के लिए नारियल और अपने खाने के लिए खीरा लाया था। सोमी रस्टी से कहता है कि वह अमृतसर जा रहा है और वसंत में वापस आ जाएगा, तुम ठीक से रहना। रस्टी सोमी से कहता है कि वह भी दूसरे दोस्तों की तरह उसे छोड़कर चले जाएगा, जिससे रस्टी को बहुत दुख होता है। रस्टी भी कहता है कि वह भी इंग्लैंड जाएगा, पर सोमी कहता है तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है। तो रस्टी दुखी होकर लेट गया। रस्टी बोला, मैं कहीं भी ज्यादा समय तक खुश नहीं रह पाता हूँ। वो कहता है, मैं कहीं का भी नहीं हूँ, न यहाँ का न वहाँ का, मैं आधी जाति का हूँ। सोमी रस्टी से कहता है कि तुम हर जगह के हो। रस्टी आजकल यूं ही खोया रहता है अपनी कल्पनाओं में। एक दिन उसका हाथ उस चाबी में लगा जो कपूर ने किशन को दी थी, जहाँ पर विस्की रखी थी। उस रात रस्टी ने शराब पी, जिसका स्वाद उसे अच्छा नहीं लग रहा था, पर अपने आप को दुनिया से अलग करने के लिए पी रहा था। दिन बीतते गए, मॉनसून आ गया, बारिश हुई और रस्टी ने बारिश में नहा लिया। इससे उसके मन में जो ठहराव था वो बह गया और वह अपने मित्रों को याद करने लगा कि अगर वह सब साथ होते तो मानसून का और भी आनंद उठाया जाता। उसके मन में विचार आया कि वो कौन है, वह अपने जीवन के साथ क्या कर रहा है। इसके साथ उसने देहरा छोड़ने का निश्चय किया। उसने सोचा वह दिल्ली जाकर इंग्लैंड जाने की व्यवस्था करेगा। वह अपना जीवन यूं ही बर्बाद नहीं करेगा। उसने सोमी को पत्र लिखा और इस बारे में बताया। वह हरिद्वार जाएगा और किशन से मिलेगा। डाकिया सोमी का पत्र रस्टी को देता है, जिसमें लिखा था कि वह सोमी के बिना मिले इंग्लैंड न जाए, वह सोमी का इंतजार करे। रस्टी ने पत्र को मोड़ा और अपनी जेब में रख लिया, पर वह अब इंतजार नहीं कर सकता था। जब वह देहरा छोड़कर जा रहा था तो उसे उसका नौकर मिला, जो मिस्टर हैरिसन के घर पर काम किया करता था, पर रस्टी उसे अनदेखा करना चाहता था, पर कर नहीं पाया। वह बताता है कि हैरिसन चले गए हैं और उसे काम से भी निकाल दिया गया है। रस्टी स्टेशन गया, 3rd क्लास का टिकट लेकर ट्रेन में बैठ गया। दोपहर में हरिद्वार पहुंची। रस्टी को तसल्ली थी कि किशन की मौसी के घर में उसे खाना भी मिलेगा और आराम भी, और रात को वह दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ लेगा। रस्टी पते पर पहुंचा। कोई और ही महिला थी। रस्टी ने कहा, क्या मैं मिस्टर कपूर और किशन से मिल सकता हूँ? तो महिला ने कहा, किशन से तो नहीं, पर कपूर से मिल सकते हो। मिस्टर कपूर बोले, हेलो, आप कैसे हैं? मैं इंग्लैंड जाने से पहले एक बार किशन से मिलना चाहता था। कपूर बताता है कि किशन यहाँ नहीं रहता और तुम जिस महिला से मिले, मीना की मौत के कुछ समय बाद मैंने दूसरी शादी कर ली। रस्टी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। कपूर ने किशन के बारे में बताया कि वह हमारे पास से भाग गया और अब वह मशहूर चोर बन गया है। तुम उसे नदी किनारे वाले इलाकों में ढूंढ सकते हो। दूसरी पत्नी ने रस्टी से कहा कि तुम आराम कर लो और हमारे साथ खाना खा लो। रस्टी ने मना कर दिया। रस्टी भूखा प्यासा पहाड़ी से नीचे उतर रहा था और किशन के बारे में सोच रहा था कि वह क्या कर रहा होगा। वह नदी किनारे पहुंचा, उसने पानी पिया और नदी में नहाने उतरा। वापस आया तो कपड़े और चप्पल गायब हो चुकी थी। किशन एक दीवार से सट कर खड़ा था। उसने रस्टी को देखा, पर उसको बुलाने रस्टी ने किशन को देखा और पुकारा। किशन ने कहा, अगर तुम अकेले हो तो आना। वह रस्टी से पूछता है कि वह यहाँ क्यों आया है। रस्टी ने कहा, तुमसे मिलने। और क्यों, मैं जा रहा हूँ। रस्टी को भूखा देख किशन उसके खाने के लिए तरबूज लाता है। उन्होंने आपस में कुछ बात की और शाम को ही मंदिर में दोनों सो गए। सुबह होने पर रस्टी और किशन ये निर्णय लेते हैं कि वह दोनों वापस देहरा जाएंगे और वहाँ दोनों साथ में रहेंगे। दोनों नदी पार करने के लिए नाव में चढ़े। नाव में कोई टिकट नहीं था और अगर वो रेल के रास्ते जाते तो पुलिस किशन को पकड़ लेती। इसीलिए उन्होंने चुना कि वो नदी के रास्ते नाव में जाएंगे। नाव में बैठे लोग गाना गा रहे थे
एक बूढ़ी महिला रस्टी से पूछती है, तुम कौन हो? क्या तुम हम में से एक हो? मैं कुछ नहीं हूँ, रस्टी ने कहा। उन्होंने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं है, रस्टी ने कहा। उसने कहा, किशन एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उसे जानता था और समझता था। किशन रस्टी सोचता है कि किशन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है यहाँ पर जो मुझे जानता है और मुझे समझता है, और मैं किशन को। आज रस्टी को अपनी अब तक की बीती जिंदगी का हर पल याद आ रहा था। हैरिसन का घर, उनका घर छोड़ना, मीना के साथ प्यार में पड़ना, छत का कमरा, उसके सारे दोस्त, सब याद आ रहे थे। वह किशन से कहता है कि हम एक दिन जंगल में भी जाएंगे। किशन हंस पड़ा और बोला, हाँ, हम वो सब चीज करेंगे जो हम पहले किया करते थे। किशन रस्टी से कहता है, तुम एक दिन महान बनोगे रस्टी, लेखक या अभिनेता या प्रधानमंत्री या कुछ और, या शायद कवि। रस्टी मुस्कुराया, हाँ, कवि क्यों नहीं। इस कहानी में हमने देखा कि एक अनाथ बच्चा जिसको अपने भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं है कि वो अपने जीवन में क्या करेगा, लेकिन अपने जीवन की हर परिस्थिति से लड़ते हुए वो आगे बढ़ा और उसे अंततः अपने जीवन में एक लक्ष्य मिल गया कि उसे अपने जीवन में क्या करना है।